हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का स्वतंत्र भारत में राजनीति जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल का, इसका चैप्टर फर्स्ट लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट बुक पे जो वीडियो बनाया चैप्टर 6 तक, वो आप देख ले। और ये चैप्टर जो आपके यूट्यूब पे भी आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, जैसा कि आपने फिर देख भी लिया होगा कि क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने वीडियो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल में बना रखी है और पॉलिटिकल का ये सेकंड बुक का फर्स्ट बनाने जा रहा हूँ अब। ठीक है, बड़े ध्यान से कॉपी पेन निकाल लेना साथ साथ और लीड लगा के सुनना, लिखते चलना। बड़े ही आसान भाषा में लिख रखा है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर साथ लिख रखे। ठीक है, आसान भाषा में है। ठीक, क्लियर है? बढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम समझेंगे, चैप्टर का नाम से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। चैप्टर क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये चैप्टर है ना। तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा भारत जो आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ, किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ। ठीक है, विस्थापन हुआ, परिणाम क्या निकला, भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ। ठीक है, कब हुआ, कैसे हुआ और किस आधार पे हुआ बंटवारा, और राज्य कैसे बने। ठीक है, कौन सा राज्य पहला बना, कौन सा क्या बना, कैसे बना, किस आधार पे भारत का बंटवारा हुआ। ठीक है, राज्य कैसे बने, ये सब हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। हमारा भारत राष्ट्र कैसे बना, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें यही है और 2 नंबर का क्वेश्चन देता है, और स्टार्ट में यही है, टॉपिक भी यही है कि भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। ठीक है, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, या इंग्लिश में बोलता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, या हिंदी में पूछ लेगा या इंग्लिश में पूछ लेगा। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है इंग्लिश में, जब ये दे देते हैं कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस पर गौर करते हैं, इंग्लिश में नहीं गौर करते। समझ में आया? तो कभी कभार ये भी दे देता है। भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट से क्या अभिप्राय है, या आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आप क्या समझते हैं, या इससे क्या अभिप्राय, या किसे कहते हैं। कुछ भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक, करें। देखो, सन 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ ना, 15 अगस्त 1947। सन 1947 के 14-15 अगस्त को, सन 1947 में 14-15 अगस्त के रात को, मिडनाइट में, आधी रात को, आप आधी रात की जगह रात भी लिख सकते हो, रात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है ना। जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय भी यही संभाल रहे थे, 2 पद पे थे। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। मतलब आधी रात में संविधान सभा की बैठक बुलाई और भाषण दिया। ठीक है, संबोधित मतलब भाषण दिया। उनका यही भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से जाना गया। समझ में आया? अगर ये आपको थोड़ा कठिन लगता है तो आप यहाँ पे सिंपल सा ये कर सकते हैं जो मैंने बनाया है कि सन 1947 में 14-15 अगस्त की रात को, ये सिंपल है, सन 14-15 अगस्त की 1947 में 14-15 अगस्त की रात को नेहरू द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा दिया गया भाषण, सिंपल, नेहरू द्वारा दिया गया भाषण को चिर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आसान भाषा में, तो ये लिख लेना, ये चाहो तो ये लिख लो, नहीं तो ये लिख लो। ठीक है, वैसे ये भी कोई कठिन नहीं है। संविधान सभा में जो विशेष सत्र को संबोधित किया, मतलब संविधान सभा में जो भाषण दिया, उसी को भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से जाना गया। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, अब 2 नंबर का ये क्वेश्चन देता है कि आज़ादी से पहले, इसके जस्ट नीचे है, अगर आपने लाइन टू लाइन बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा, आज़ादी से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच किन 2 बातों को लेकर आपस में सहमति बनी। मतलब क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि आज़ादी से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आखिर ऐसे कौन सी 2 बात थी जिसको लेकर सबकी सहमति बनी। मतलब सब सहमत थे कि हम ये आज़ाद होने के बाद ऐसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी 2 बात है। पहला है, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चला जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया?
कि आज़ादी के बाद हमारा भारत आज़ाद होगा तो क्या होगा, लोकतंत्र शासन होगा, लोकतांत्रिक सरकार होगी। पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे, इस पर सभी राजनीतिक दल सहमत थे। ठीक, सबने सहमति जताई, हाँ भैया ये 2 काम होगा। अगला देता है 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर में कि फैज अहमद फैज कौन थे। ठीक है, फैज अहमद फैज कौन थे तथा इनकी कविता संग्रह का नाम बताइए। मतलब इसने कौन कौन सी 2 कविताएं लिखी, तो आप मैं दिखा देता हूँ। ये रहा फैज अहमद फैज, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, और उसके नीचे जो क्वेश्चन है ये अमृता प्रीतम वाला, तो ये अमृता प्रीतम ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताता हूँ फैज अहमद फैज कौन थे, ये पूछता है। तो यहाँ पे क्या देखो, क्या बताओगे कि भाई फैज अहमद फैज ना एक उर्दू शायर थे। क्या थे, एक शायर, शायरी करने वाला, बाद में एक क्रांतिकारी भी रह चुका था। इनकी कविता संग्रह, मतलब इन्होंने कौन के राइटर भी थे, इन्होंने कुछ लिखा था कविता संग्रह, उसका नाम पूछता है। नक्शे फरियादी, दस्त सबा और जिंदानामा, ये 3 पुस्तक उन्होंने लिखी। समझ में आया? ऐसे देता है, या 1 मार्क कैसे दे देगा कि नक्शा फरियादी के राइटर कौन है, ठीक है, या जिंदानामा के राइटर कौन है, या दस्त सभा के राइटर कौन है, ऐसे भी दे देता है 1 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आया ना? या तो ये दे देगा फैज अहमद फैज, या अमृता प्रीतम कौन थी, इन दोनों में से एक आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, अब कहता है अगला क्वेश्चन है अमृता प्रीतम कौन थी। अमृता प्रीतम कौन थी तथा इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका मतलब होता है मैगजीन, स्कूल में मैगजीन छपती है ना। तो अमृता प्रीतम कौन थी? अमृता प्रीतम ना एक पंजाबी राइटर थी। क्या थी? पंजाबी कवि। इन्होंने नागमणि पत्रिका का संपादन किया। किसका किया? नागमणि, नागमणि मैगजीन, नागमणि पत्रिका का संपादन मतलब लिखा, छापा, उसका संपादन किया। समझ में आया? 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि नागमणि पत्रिका का संपादन किसने किया, किस कवि ने। तो किसने किया? अमृता प्रीतम। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? आगे बढ़े, करो फिर इसको। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है इसका, भारत की आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। 6 नंबर में, कितने नंबर में? 6 नंबर में। चल झूठा। ठीक है दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी रही। क्वेश्चन ये ऐसे दे देता है या ऐसे दे देता चैप्टर के नाम से कि जब भारत की आज़ादी के बाद भारत के राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी। ठीक है, भारत की राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो ये मैंने 3 लिख दिया है। ये 3 चुनौतियां थी, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, 6 नंबर का देता है। ये हेडिंग है, इनको एक्सप्लेन करना है, और ये एक्सप्लेन करने का जिम्मा मैंने आप पे छोड़ा है। आप लोग भी कुछ करो, सारा ट्रिप पे टीचर पे छोड़ोगे तो थोड़ी चलेगा। समझ में आया ना? मैं आसान भाषा में बताऊंगा, आपको ध्यानपूर्वक ही सुनकर बड़े अच्छे से लिख लेना है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? तो बढ़ते हैं। देखो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां, पहला क्या है? एकता व अखंडता की चुनौती। नाम से पता चल रहा है एकता अखंडता, मतलब सबको एक करके चलना। ठीक है, अखंड भारत जो कभी टूटे ना। इसमें ये लिखोगे कि भाई जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है ना, भारत बड़ा देश है। ठीक है, भारत में कई सारे विविधताओं से भरा हुआ देश था। भारत बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ देश था। भारत में विभिन्न धर्म की जातियाँ, बहुत सारे धर्म की जातियाँ है ना, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, और ऐसे में इन सभी लोगों को एक करके चलना और इनके बीच एकता स्थापित करना, ठीक है, एक बहुत बड़ी पहली चुनौती बनी। समझ में आया दोस्तों? ये एक एक पॉइंट आपके 2-2 मार्क्स के, ठीक है ना, टोटल 6 मार्क्स हो गए। तो इतना लिखना तो पड़ेगा ही। अब लिखने से कतराओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आया? एकता अखंडता समझ गए कि भारत जब हमारा आज़ाद हुआ तो बड़ा देश था। उस टाइम पे भारत विभिन्न विविधताओं से, कई विविधता मतलब होता है अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म निवास करते हैं यहाँ पे ना। विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ देश था जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, ठीक है, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियाँ के लोग निवास करते थे। ठीक है,
इन सबको एक करके चलना और इनके बीच एकता स्थापित करना पहली चुनौती बनी। समझ में आया? पहला क्लियर है, लिख लेना दोस्तों। सेकंड है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, लोकतंत्र स्थापित करना मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी लाना। तो देखो इसमें क्या लिखोगे कि भाई भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे ना भारत में बहुत सारी जनसंख्या निवास करती थी, बहुत सारी आबादी थी उस टाइम पे, 1947 पे के बाद से बहुत सारी जनसंख्या निवास करती थी दोस्तों। 80% जनसंख्या उनमें से अनपढ़ थी, ज़्यादातर लोगों को उनमें पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, मतदाता शब्द का मतलब पता नहीं था, चुनाव शब्द का मतलब पता नहीं था। ठीक है, मतदाता, मतदाता यानी वोट, दाता यानी देने वाला, मत यानी वोट, तो वोट देने वाला। चुनाव शब्द का मतलब पता नहीं था, मतदाता शब्द का मतलब पता नहीं था। तो ऐसे में उन लोगों के बीच उनको चुनाव शब्द का मतलब बताना और मतदाता शब्द का मतलब बताना और उनके बीच चुनाव करवाना और चुनाव करवा के लोकतंत्र स्थापित करना एक बहुत बड़ी दूसरी चुनौती बनी। समझ में आया दोस्तों? कितना आसान है, इतनी आसान भाषा दोस्तों मिलेगी, फटाफट कर लो, फिर सोचो मत। नंबर लाने फिर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और यदि पास होने तो सिर्फ लिख लो ऐसे ही भाई, नंबर से पास हो भाई, डिस्टिंक्शन में पास होना बड़ी बात होती है, ऐसे थोड़ी। लोकतंत्र स्थापित करना समझ में आया कि भारत जब आज़ाद हुआ तो क्या था, उस टाइम पे बहुत सारी जनसंख्या निवास करती थी, बहुत सारी आबादी थी, और 80% जनसंख्या ज़्यादातर अनपढ़ थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, उनको मतदाता शब्द का मतलब पता नहीं था, चुनाव शब्द क्या होता है, चुनाव क्या होता है, चुनाव शब्द का मतलब ही पता नहीं था भाई। तो बताओ वोट दे पाएंगे वो? तो ऐसे में नेताओं के बीच हो गई समस्या खड़ी। अब नेता सोचने लगे कि भाई इनको तो यही पता नहीं है, तो चुनाव कैसे करवाया जाए। तो ऐसे में उन लोगों को चुनाव शब्द का मतलब बताया, भाई चुनाव का मतलब ये होता है, मतदाता शब्द का मतलब बताया और चुनाव करवा कर लोकतंत्र स्थापित करवाया। समझ में आया? ये दूसरी चुनौती रही। और तीसरी चुनौती है आर्थिक विकास की चुनौती। किसकी चुनौती? आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमी डेवलप करने की चुनौती। हमारा देश जब अंग्रेज छोड़ कर जा रहे थे ना दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हमारी कृषि बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। हमारा देश कृषि प्रधान था और 90% लोग क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। समझ में आया? कृषि प्रधान देश था, तो अंग्रेजों ने कृषि को खोखला कर दिया था, भारत की इकोनॉमी खोखला कर दिया था, सब लूट खसोट करके चले गए थे। ठीक है, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत सारे अकाल, बहुत सारी समस्याएं आन खड़ी थी, कृषि बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी, भूखमरी समस्याएं, ये सब बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ गई थी। तो ऐसे में भारत का विकास करना और भारत को आर्थिक विकास करना एक बहुत बड़ी तीसरी चुनौती बनी। समझ में आया? क्लियर है? कर लोगे? लिख लोगे ना? लिख लेना, फिर भी अगर समस्या हो तो बता देना, बना दूंगा इस पर वीडियो। ठीक है, ये हो गए। अब ये 2 नंबर का देता है क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, फिर भी सुन लो, लिख लेना, आसान भाषा में लिखा है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था तथा यह सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत नाम से पता चल रहा है, द्विराष्ट्र मतलब 2 राष्ट्र। द्विराष्ट्र सिद्धांत है ना, भारत, इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है भारत एक कौमों का देश नहीं। कौम क्या होता है? कौम मतलब होता है धर्म। भारत एक कौमों का देश नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम, ब्रैकेट में आपको लिख देना है। और ये किसने कहा भाई? ये सिद्धांत दिया मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना, 1 मार्क का क्वेश्चन अलग करके आता है कि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, सिर्फ यही, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? 1 नंबर का, तो भाई भारत 2 कौमों का देश नहीं, 1 कौमों का देश नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। समझ में आया? कितना आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये देता है कि सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध नेता का नाम बताइए, कौन थे? ठीक है, ऐसे, या सीमांत गांधी का दूसरा नाम। तो सीमांत गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध नेता था वो था खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। पश्चिमोत्तर में 2 डायरेक्शन छुपा है, पश्चिम प्लस उत्तर। ये सपोज ये पाकिस्तान है तो यहाँ पश्चिमोत्तर, यहाँ के नेता थे। ठीक है, क्लियर है? पश्चिमोत्तर सीमा बॉर्डर के नेता थे। इन्होंने पता द्विराष्ट्र सिद्धांत का, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, विरोधी थे। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 राष्ट्र में नहीं होना है, भारत एक ही राष्ट्र में होना चाहिए। देखो मुस्लिम था फिर भी इसने अपने लोगों का सपोर्ट नहीं किया बल्कि सच्चाई के साथ दिया कि हमें एकता बना के रहना है। इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। ठीक है,
लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसे बोल देता है खान अब्दुल गफ़ार के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी का दूसरा नाम खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है। अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ दोस्तों? भारत का बंटवारा ऑप्शन दूँ? धर्म या भाषा? बताओ बताओ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बच्चे कन्फ्यूज आ जाते हैं। ठीक है, भाषा बोल देते हैं, तो भाषा नहीं है यहाँ पे, है ना। भाषा के आधार पर नहीं हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ भारत का। कई बच्चे भाषा बोल दे रहे होंगे तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम, ये ब्रैकेट में लिख दोगे। क्लियर है? कर लोगे? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कर लो फिर इतना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि भारत के विभाजन की समस्याएं कौन कौन सी थी बताइए। भारत के विभाजन की समस्याएं, मतलब जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो कौन कौन सी समस्याएं थी। ठीक है दोस्तों, देखो ये भारत में बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है, तो भारत के विभाजन की समस्या है। भारत का बंटवारा समझ में आ गया था, किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे, हिंदू और मुस्लिम। भारत के विभाजन की समस्या, जब भारत का बंटवारा हो रहा था ना, तो देखो हमारा भारत ऐसे परिस्थितियों में आज़ाद हुआ दोस्तों, एक तरफ थी खुशी की लहर और एक तरफ बंटवारे का गम। ठीक है, हमारा भारत बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, बहुत ही कठिन परिस्थिति। अब समझ में नहीं आ रहा था कि जश्न मनाए कि मातम मनाए, क्योंकि एक तरफ खुशी की आज़ादी की लहर थी, आज़ादी की खुशी, दूसरी तरफ बंटवारे का गम मिला था। सपोज दैट कि आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपने जो अपने फ्रेंड को बुलाया है, जिसके लिए पार्टी रखी है, वो फ्रेंड नहीं आए तो फिर कैसा लगेगा? ठीक है, तो सेम परिस्थिति यहाँ पे हो गई थी कि विभाजन हो गया, भारत का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी रातों रात आप सो रहे हैं, अभी रातों रात सो रहे हैं, सुबह न्यूज़ आए कि युद्ध छिड़ चुका है, आपको दूसरा आप इस देश को छोड़कर दूसरे देश में प्रस्थान करना पड़ेगा, दूसरे देश जाना पड़ेगा। तो सोचो आपका क्या होगा, सबका, हम सबका क्या होगा? कितने हम चौंक जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे, है ना। शौक लगेगा नहीं लगेगा? तो वैसे शौक यहाँ के भारत के लोगों को लगा। मतलब भारत का बंटवारा, भारत का विभाजन हो गया, लोगों को पता ही नहीं है कि भारत का विभाजन हो गया भाई। लोगों को पता ही नहीं है कि भारत का बंटवारा हो चुका है, विभाजन हो गया है। सोचो, ठीक है, आप अपने घर बार में बैठे, लोगों को पता ही नहीं है, ये भी घर बार में बैठे थे, लोगों को पता ही नहीं भारत का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया। ऐसे कठिन परिस्थितियों में भारत का बंटवारा हो रहा है, विभाजन हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। ठीक है, तो देखो विभाजन में समस्या ये आई। पहला समस्या है 4 लिख दिया, 4 नंबर का देता है कि भारत में, कहता है ऐसा कोई सा इलाका नहीं था। समझो, जब भारत का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो भारत के पाकिस्तान के हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान जो है, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था ना, कि भारत एक कौमों का देश नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। तो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करी, पाकिस्तान की मांग करी, है ना। पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान दे दिया जाए, मिल गया। अब मिल गया तो समस्या यहाँ खड़ी हो गई, क्योंकि अधिकतर जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ये समस्या आ गई। अब भाई सरकार करे क्या? सरकार के सामने दुविधा आ गई, समस्या आ गई कि भाई अब क्या करें। अधिकतर लोग तो जाना ही नहीं चाहते हैं, अधिकतर मुस्लिम जाना ही नहीं चाहते पाकिस्तान में, क्योंकि वो भूमि से लगाव हो गया था। ठीक है, क्योंकि उनके पूर्वज वहीं पर रहते आए हैं, शुरू से ही वहीं पर मरते आए हैं, वहीं रहते आए, तो उस भूमि से लगाव हो गया। मातृभूमि से कोई छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वहीं पर रहते हैं। तो सरकार के पास यह समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या करें, ये नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे भारत में एक कोना देना पड़ेगा अब इनको, ये समस्या आ गई। अच्छा, ये समस्या आ गई। अब दूसरी समस्या ये रही कि भारत में ऐसा कोई इलाका ही नहीं था जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक में हो। बहुसंख्यक मतलब जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हो। सर्च किया गया, सर्वे किया गया, सर्वे के दौरान पता चला कि ऐसे 2 इलाके थे, एक पंजाब, ठीक है, और दूसरा बंगाल। ये 2 इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम थोड़े बहुसंख्यक में थे, बाकी अल्पसंख्यक में ही थे। समझ में आया? अब ये भी समस्या थी कि भाई ऐसा भी कोई तरीका नहीं था कि दोनों इलाकों को जोड़ दिया जाए, है ना, इनको जोड़ दिया जाए और एक जगह करके
दे दिया जाए, क्योंकि एक इलाका है पश्चिम में, एक इलाका है पूर्व में, दूर दूर है। ये समस्या आ गई। अधिकतर लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे, ये भी समस्या है। भारत में अब उनको जगह दो भाई, ठीक है। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि वो भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं, अपने ही देश में विदेशी बन गए, ये समस्या रही। समझ में आया? ये समस्या आ गई दोस्तों। तो देखो पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ, भारत का ऐसा कोई इलाका नहीं था जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में हो, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। ये समस्या रही पहली, पंजाब और बंगाल को छोड़कर। फर्स्ट मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये आता है कि बहुसंख्यक में मुस्लिम कहाँ थे, पंजाब और बंगाल। मैप में आता है, कर लेना। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दोनों इलाकों को एक जगह करके दे दिया जाए, क्योंकि एक इलाका था पंजाब जो पश्चिम में था, और दूसरा इलाका पूर्व में बंगाल। ये बंगाल, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है इधर पंजाब। समझ में आया? ये समस्या रही। दूसरी समस्या ये रही कि भारत का विभाजन ऐसे परिस्थितियों में आज़ाद हुआ ना, भारत ऐसे परिस्थितियों में आज़ाद हुआ कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो भारत के हैं, कि लोगों को पता ही नहीं था कि भारत का विभाजन हो गया है। लोगों को, अधिकतर लोगों को पता नहीं था कि भारत का बंटवारा हो चुका, विभाजन हो चुका है। अब उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। वे भारत के हैं कि पाकिस्तान के, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ के, अपने ही देश में विदेशी बन गए। समझ में आया? अगली समस्या रही कि भारत के अधिकतर मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते भाई। अब ये भी समस्या, वही चीज़ ना, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वही भूमि में उनके पूर्वज रहते आए हैं और उन्हीं से मातृभूमि थी उनकी, उनसे उससे लगाव हो गया था, नहीं जाना चाहते भाई। अब करे तो करे क्या? अब एक उदाहरण देते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाते हैं, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता है ना ये, तो ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का एकदम खिलाफ थे। अब देखो मुस्लिम होके भी एक द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ है। समझ में आया? ये समस्या। अगली समस्या ये रही अल्पसंख्यकों की थी समस्या। ये चौथी समस्या अगली किसकी थी? अल्पसंख्यकों की, जिसकी संख्या कम होती है। पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू, पाकिस्तान में मुस्लिम तो थे ही थे, गई। अब यहाँ पे लाखों की संख्या में हिंदू और सिख, ये दोनों भी थे। अब ये पाकिस्तान में हो गए अल्पसंख्यक, ठीक है। अब कहोगे भैया हिंदू तो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक कैसे हो गया, है ना? तो देखो बात हो रही है पाकिस्तान की, नॉट हिंदुस्तान की। तो पाकिस्तान में हिंदू जो मुस्लिम थे वो अधिक हो गए, और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते हैं, लेकिन हिंदू कम है, मुस्लिम ज़्यादा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हिंदू पर दबाव बनाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाखों की संख्या में यहाँ हिंदू और सिख ये दोनों आबादी पाकिस्तान में थे, ये अल्पसंख्यक हो गए वहाँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत के पंजाब और बंगाल, ये जो पंजाब बंगाल देख रहे हो, ये भारत में लाखों की संख्या में यहाँ मुस्लिम थी, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा है ना, तो ये मुस्लिम यहाँ भारत में अल्पसंख्यक हो गई। और पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है, तो यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए क्योंकि हिंदू कम है। समझ में आया? ये समस्या रही। समझ में आया ना? क्लियर है? नहीं हुआ? विभाजन की यही समस्याएं हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते करो फिर इसको। तो दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब अगला जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये भी 6 नंबर का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इग्नोर मत करना, समझने चला, लिखते चलना, आसान भाषा में लिख दिया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। देखो क्वेश्चन है, सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। स्पष्ट कीजिए, त्रासदी मतलब खतरनाक, ठीक है। कि सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन मतलब बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, और विस्थापन भारी मात्रा में विस्थापित हुआ, ठीक है। वही बताना कि क्या हुआ 1947 में, कितना बड़ा विस्थापन था, ठीक है। ये या इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं तो ऐसे थोड़ा ऐसे पूछता है, सेम टू सेम ऐसे ही आता है दोस्तों कि सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। स्पष्ट कीजिए, या सिंपल लैंग्वेज में भारत के विभाजन के परिणाम बताइए, ठीक है, कि विभाजन का परिणाम क्या निकला। तो देखो ये मैंने लिख दिया है, इसको आप थोड़ा बड़ा करके लिख लेना पेपर में जब लिखोगे, अभी तो ऐसे ही लिख लो पॉइंट, ठीक है ना। 6 नंबर का देता है, कई बार देता है। देखो पहला तो ये कि धर्म के नाम पर
परिणाम क्या निकला? भारत का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, परिणाम क्या निकला कि भारत के 2 टुकड़े हो गए। हिंदू, ये मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना, लिखना चाहो तो लिख लो, 8 पॉइंट लोगे 9 अब ये हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। धर्म के नाम पर, पॉइंट है, धर्म के नाम पर हिंदू व मुस्लिम ने एक दूसरे को मारा, एक दूसरे कौम को मारा, ठीक है ना। एक दूसरे संप्रदाय को लोगों ने गला काटा, ठीक है। आपने गदर फिल्म अगर देखा है तो स्टार्टिंग में देखते हो ना कैसे भारी भरकम विस्थापित होते हैं लोग, रेल में कितने भारी भरकम अंदर बाहर ऊपर नीचे भर भूर के जाते हैं, और समझ में आ गया ना, कितने भारी भरकम लोगों का विस्थापित होता है। गदर फिल्म देखा ना, सेम वही है एक तरह से ये। तो एक दूसरे को मारा, जिसमें लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, ये 3 ऐसे इलाके थे, ऐसे शहर थे जहाँ सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए ये शहर। सांप्रदायिक अखाड़े में कुश्ती होती है ना, जैसे वैसे यहाँ कहता 3 ऐसे इलाके थे जहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। आगे लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है, क्योंकि जान बचाना तो घर बार तो छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? मुस्लिम है तो भैया मुस्लिम, बाकी सारे पाकिस्तान भागो, मुस्लिम को पता चला मुस्लिम है, सीधा गला रेत दिया, है ना। जैसे गदर फिल्म में आपने देखा है ना, वो सकीना को जानते हो, वो हीरोइन जो सन्नी पाजी जो बचाते हैं उसको, और मांग भरकर उसका क्या कर देते हैं, बचा लेते हैं, और बहुत सारे पीछे पड़े होते कि मुस्लिम है इसको मार दो, है ना, चापट लेके। लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोगों को शिविरों में पनाह लेनी पड़ती है। शिविर क्या होता है? टेंट, तंबू, ठीक है ना, उसमें पनाह लेनी पड़ती है। तो आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना, पेपर में लिखना, अभी ऐसे लिख लो कि जब भारत का बंटवारा होता तो कई लोगों को शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, ठीक है, मजबूरी के कारण लोगों ने अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए जो वो नहीं चाहते थे, ठीक। ऐसे थोड़ा बढ़ा के लोगों ने रातों रात कई मीलों की दूरी पैदल तय की, पैदल यात्रा की, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं को अगवा कर लिया गया और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार, शोषण हुआ, ठीक है, रेप जैसी घटनाएं उनके साथ की। अगला है, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा। मतलब अपने जान बचाने के लिए हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू बनना पड़ा। समझ में आया? धर्म परिवर्तन करना पड़ा। अधिकतर लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए क्या किया? अपने ही माँ बाप ने अपने ही बहू बेटी को, है ना, चापट दे दिया, रामपुरी दे दिया, मार डाला। भारत, और अगला है, भारत के विभाजन से अधिकतर बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए। जैसे सकीना अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी ना। समझ में आया? विभाजन से क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर एक बार आप ध्यान दोगे ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत के बंटवारे के साथ साथ सरकारी संपत्ति, देखो भारत का बंटवारा तो हुआ ही, साथ साथ सरकारी संपत्ति भी बटी, जिसमें टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, सरकारी कर्मचारी, ये सबका भी बंटवारा हुआ। सोचो कि तो कितना खतरनाक था ये। समझ में आया? तो ये था विभाजन के परिणाम। क्लियर है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है, अब ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब अगला क्वेश्चन है 1 से 2 नंबर में कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी, ठीक है, और कब मारी? तो 30 जनवरी 1948 में। समझ में आया? कब मारी? 30 जनवरी 1948 में। किसने मारी? नथुराम गोडसे। कौन है? नथुराम गोडसे। गांधी जी को गोली मारी। ठीक, अभी हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के 2 हथियार कौन से थे? तो 2 हथियार था, एक था अहिंसा, मतलब हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, और दूसरा सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना। समझ में आया? ये 2 हथियार थे गांधी जी के। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार कि आज़ादी, महात्मा गांधी ने आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग क्यों नहीं लिया? मतलब आज़ादी के पार्टी में किसी भी पार्टी में भाग क्यों नहीं लिया? तो वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जब जश्न चल रहा था आज़ादी का, उस टाइम पे, उस समय वो कहाँ थे? कलकत्ता में थे। क्या कर रहे थे? सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को सुलझा रहे थे। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? बाकी जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में। खत्म।
बाय बाय टाटा गुड बाय गया।